आज हम बात करने जा रहे हैं एक दूसरे देश की अर्थव्यवस्था की। यह चीज यूपीएससी में दो सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखती है, जो मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है, तो ध्यान से देखिएगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे नए इनिशिएटिव रीच के ऊपर। तो रीच यूपीएससी एक चैनल जो एस्टैब्लिश किया गया है यूपीएससी एस्पिरेंट्स की नीड्स और इंटरेस्ट को देखते हुए। तो सब्सक्राइब करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं और वीडियो का लुत्फ उठाएं। तो आइए देखते हैं कि क्या डॉलराइजेशन अर्जेंटीना की अर्थव्यवस्था को बचा सकता है। तो टाइटल कहता है हमारा, कैन डॉलराइजेशन सेव द अर्जेंटीनियन इकोनॉमी। अर्जेंटीना जो है लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका का एक देश है। आज तक आपने शायद एक टर्म सुनी होगी, डी डॉलराइजेशन, लेकिन आज हम उसका ऑपोजिट डिस्कस करने वाले हैं कि डॉलराइजेशन क्या होता है और डॉलराइजेशन के जरिए क्या आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचा सकते हो। जानते हैं। तो इसका कॉन्टेक्स्ट जो है, ये आर्टिकल आता कहां से है? अर्जेंटीना में हाल ही में इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस में जो फार राइट का मतलब है इतना राइट, एक एक इस तरीके से जिनको आप एनार्को कैपिटलिस्ट कहते हो। यू कॉल देम बाय द टर्म एनार्को कैपिटलिस्ट, यानी जो कैपिटलिस्टिक मेंटालिटी एक अलग लेवल पे, एक अलग इंटेंसिटी पे रखता हो, एक ऐसा कैंडिडेट चुन के अर्जेंटीना की जनता ने सेंटर में बिठाया है। इनका नाम है, आप देख सकते हैं, हावियर मिली। हावियर मिली इज हिज नेम। सो अर्जेंटीना हैज बीन अंडर सिवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, और ये आज की क्राइसिस नहीं है। अर्जेंटीना इस आर्थिक क्राइसिस में रहा है पिछले 2 से 3 दशक, यानी 20 से 30 साल के तहत। और उस टाइम पे अर्जेंटीना में लेफ्ट गवर्नमेंट हुआ करती थी। इट यूज्ड टू हैव अ लेफ्ट गवर्नमेंट, पर अभी राइट गवर्नमेंट आई है इनकी सरपरस्ती में। तो इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट करा है आफ्टर डेकेड्स ऑफ सेंटर लेफ्ट और लेफ्ट रूल इन द कंट्री। ये चीज हो चुकी है। अर्जेंटीना की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, ये आप समझ सकते हैं कि अर्जेंटीना अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो लोन, जो उधार लेकर बैठा हुआ था, उस पे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार डिफॉल्ट किया है। ये जो डिफॉल्ट है, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के लोन्स पे हुआ है, और इसका वॉल्यूम इतना ज्यादा है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। So it has defaulted on its international sovereign debt 3 times in 2001, 2014 and 2020। ये तो अभी के ही 20-25 साल है। सो इन्फ्लेशन, अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें यानी महंगाई की बात करें, महंगाई जो है वहां पर उस देश में 100% से ऊपर है, तकरीबन 150% पहुंचने वाली है। इट इज 138% टू बी प्रिसाइज। यानी एक चीज जो आज 100 रुपए की है, कुछ ही टाइम में वही चीज 238 रुपए, 238 रुपीज की हो जाएगी। इतना इन्फ्लेशन है। इस तरीके से अर्जेंटीना के पैसों की वैल्यू डिप्रिशिएट कर रही है और चीजें वहां पर महंगी हो रही है। और यह चीज देखी गई है स्पेशली 2019 से, यानी कोविड की गलती नहीं है इसमें। इन सितंबर, जेपी मॉर्गन जो एक बहुत बड़ी कंसल्टिंग फर्म है, एस्टिमेट्स इन्फ्लेशन विल एंड 2023 एट 210%, 210% होने वाला है, एंड रिस्क एंटरिंग इनटू हाइपर इन्फ्लेशन फेज। यानी कि मतलब यह हुआ कि आप आज जाके वहां पे आटा खरीदे जो मान लीजिए 200 रुपए किलो है, और वो कुछ ही महीनों में आप ये समझ लीजिए वो 400 रुपए, 600 रुपए किलो पहुंच जाएगा। दिस इज द काइंड ऑफ इन्फ्लेशन दैट दे आर फेसिंग। इसी को हाइपर इन्फ्लेशनरी फेज कहा जाता है। इसी के साथ साथ इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है और ये अपने सॉवरन डेट पे डिफॉल्ट कर चुके हैं, तो इनके फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स ये भी डिप्लीट, खत्म हो चुके हैं। यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए जो पैसा चाहिए वो इनके पास नहीं है। नो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और लोग जो है वो अपनी ही करेंसी, मतलब इनके लोग इन्हीं की करेंसी जिसको पैसों बोलते हैं, उसको डिच कर रहे हैं कि क्या करें, इस पैसों की वैल्यू तो है ही नहीं। आज 100 पैसों है, कल उसकी वैल्यू जो है 30 पैसों रह जाएगी, क्योंकि चीजें महंगी हो जाएंगी। ये स्थिति है। और इसी के साथ साथ वहां का जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारी कंट्री में आरबीआई है, वहां के सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट कितना कर दिया? 133%, 133%, 33 नहीं, 133%।
यानी वहां का सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन दे तो वो लोन देगा 133% पे। जाहिर सी बात है अगर कमर्शियल बैंक 133% पे लोन देगा तो आगे लोन और महंगा देगा, भाई कैसे कमाएगा वो। तो इस चक्कर में वहां के इंटरेस्ट रेट्स इतने हाई हैं कि आप कुछ खरीद नहीं सकते। ये सारी की सारी सिचुएशन देखते हुए स्थिति इतनी खराब हो गई है कि गरीबी या गरीबों की संख्या खूब बढ़ गई है। 2/3 जो पूरी जनसंख्या के 2/3 लोग हैं वो गरीबी की रेखा के नीचे पहुंच चुके हैं। दे हैव एंटर्ड और दे हैव गॉन अंडर द पॉवर्टी लाइन। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करा जाए, इन्फ्लेशन के नंबर्स, ग्रोथ के नंबर्स आपको पिछले 60 सालों में और पिछले 6 सालों में दोनों में कंपेयर करके यहां पर बताता हूं। इस ग्राफ को देखें, ये इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन दोनों चीजों को बताता है। तो आप देख सकते हैं ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है दिस इज बेसिकली इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन है। तो 2018 में आप देखें इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 20% के आसपास था। इट वाज अप्रोक्सीमेटली अ लिटिल मोर देन 20%। फिर 2019 ऑनवर्ड्स ये बढ़ना शुरू हुआ, ये बढ़ा, फिर ये और 2020 में ये तकरीबन जो है ये 50%, 55% के आसपास पहुंचा। फिर थोड़ा सा डिक्लाइन करा, 2022 से दोबारा बढ़ना शुरू हुआ, ये पहुंचा 80%, फिर 100, फिर आप देख सकते हैं 120, और अब जो है ये 140% यानी 138% के आसपास इन्फ्लेशन जो है ये चल रहा है। और आप देख सकते हैं इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है और इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है। 2023 में जो इंटरेस्ट रेट है दैट इज आल्सो एक्सट्रीमली हाई, मतलब इंटरेस्ट रेट भी बहुत मैक्सिमम चल रहे हैं 133% के आसपास। अब अर्जेंटीना की ही हम हिस्ट्री देखते हैं कि अर्जेंटीना में यह पहली बार नहीं हो रहा है। 1970 के दशक में 1970 से लेकर 1980 तक ये 15-20 साल के पीरियड में अर्जेंटीना इससे भी बुरा हाल देख चुका है इन टर्म्स ऑफ हाइपर इन्फ्लेशन, जहां पे रोज के हिसाब से 100% इन्फ्लेशन होता था। ये ग्राफ जो है इस बात का सबूत है। आप देख सकते हैं 1974 में इन्फ्लेशन लेवल्स वर क्लोज टू जीरो। 1975 में इन्फ्लेशन लेवल्स जो है वो आपके 700-800% पहुंच गए एक ही साल में, ईयर ओवर ईयर। उसके बाद फिर कंट्रोल हुआ, फिर आप देख सकते हैं 84-85 में इन्फ्लेशन लेवल्स 1000%, फिर कम हुआ, फिर 700-800%, फिर कम हुआ, फिर जो है वो तकरीबन 700-800%। इस तरीके से इन्फ्लेशन लेवल्स जो है 70 से लेके 1988-1989 तक होवर करता रहे। 1991 में भी इन्फ्लेशन रेट्स जो थे वो भी 700-800% थे। फिर इन्होंने कंट्रोल करा इन्फ्लेशन। 93 के बाद इन्फ्लेशन वाज कंट्रोल्ड एंड इट केप्ट ऑन इन कंट्रोल टिल 2019, 2019 तक। 2019 से लेके अभी तक फिर इन्फ्लेशन जो है वो ही 200% के आसपास पहुंच चुका है। तो इन्फ्लेशनरी ग्राफ को अगर हम ईयर ऑन ईयर हम देखें कि परसेंटेज चेंज जो प्रीवियस मंथ से लेकर अगर आगे चलता जाए, जो मनी सप्लाई है वो मनी सप्लाई भी आप ये मान के चले मनी सप्लाई भी बढ़ रहा है। मनी सप्लाई इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अर्जेंटीना की गवर्नमेंट जो है वो पैसा छाप छाप के इकोनॉमी में सर्कुलेट करे जा रही है। ये अर्जेंटीना की सबसे बड़ी गलती है, जिससे हमें इकोनॉमिक्स का एक की पॉइंट मिलता है। द मोस्ट इन्फ्लेशनरी थिंग, यदि आपको पीटी में क्वेश्चन आए कि सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन इनमें से कौन से ऑप्शन के थ्रू होता है, द मोस्ट इन्फ्लेशन हैपेंस थ्रू मैक्सिमम मनी सप्लाई, बिल्कुल ठीक बात है। फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स, बिल्कुल ठीक बात है। प्रिंटिंग ऑफ एक्सेसिव करेंसी, दिस इज द ऑप्शन विच इज करेक्ट। सारे ऑप्शन ठीक हो सकते हैं बट जो न्यू इन्फ्लेशन है, जो फ्रेश इन्फ्लेशन है वो एक्स्ट्रा पैसों से होता है। एक तो ये है कि जो आपने एग्जिस्टिंग मनी सप्लाई है वो ही आपने बढ़ा दिया, दूसरा ये आप एक्स्ट्रा पैसा छाप छाप के डाल रहे हो, जो अर्जेंटीना ने करा, जिसकी वजह से इट फेस्ड हाइपर इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी इन 70s एंड नाउ इट इज आल्सो फेसिंग द सेम। उसके फॉरेक्स रिजर्व्स की इतना बुरा हाल हो गया, उसके फॉरेन एक्सचेंज रेट का इतना बुरा हाल हो गया है कि एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट करते 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 आप देखिए इस लेवल पे पहुंच गया है। पहले अर्जेंटीना की करेंसी को पैसो बोलते हैं। पहले आपको 4, 5, 10, 20 पैसे, 50 पैसों देकर $1 मिलता था। अब जो है एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट करके इतना पहुंच गया है 362 पैसों देकर आपको $1 मिलता है। तो आप सोच के देखो आपकी करेंसी की तो वैल्यू है ही नहीं। क्योंकि आपकी करेंसी की वैल्यू नहीं है इसलिए फॉरेक्स रिजर्व्स आर एट रिकॉर्ड लो और इन्फ्लेशन जो है वो ब्रेकआउट पॉइंट पे है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अगर आप रिजर्व्स को देखें तो रिजर्व्स हैव डिप्रिशिएटेड। $60 बिलियन प्लस रिजर्व्स हुआ करते थे, ये होते 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 अब जो है
20 बिलियन के आसपास रह गए हैं और ये भी खत्म हो जाएंगे साल, 1.5 साल, 2 साल में। ये अर्जेंटीना की प्रेजेंट स्थिति है, ये जो है वर्तमान स्थिति है। इस वर्तमान स्थिति को आज से नहीं 20, 25, 30 साल से लोग झेल रहे हैं बिकॉज ऑफ फार लेफ्ट या सेंटर लेफ्ट गवर्नमेंट। इस सेंटर लेफ्ट गवर्नमेंट के ऑपोजिशन का जो लीडर है, जो जिसका नाम है हावियर मिले, वो इलेक्शन कंटेस्ट करते टाइम उन्होंने जो प्रोमिसेस करे थे, अपने मैनिफेस्टो में चीजें छपवाई थी, वो फार राइट कैंडिडेट थे। उन्होंने प्रपोज करा कैपिटलिज्म को, कैपिटलिज्म जिसको हम एनार्को कैपिटलिज्म बोलते हैं। उनका यह मानना है कि हम इतनी जो बेवकूफी कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग थिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट एंड प्रिंटिंग मोर मनी, उन्होंने सबसे पहली चीज जो है वो ये बोली कि अर्जेंटीनियन करेंसी को आप पूरी तरीके से वाइप आउट कर दो, पैसों को खत्म कर दो, और यहां पर जो है आपकी सिर्फ और सिर्फ एक करेंसी चलनी चाहिए जो है यूएस डॉलर। मतलब अर्जेंटीना में भी यूएस डॉलर चलेगा, दे विल अडॉप्ट यूएस डॉलर एज द करेंसी। इसको डॉलराइजेशन कहते हैं, जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि टैक्सेस को बहुत काट दो, मतलब टैक्सेस को मैक्सिमम लेवल से काट दो और सब्सिडीज भी खत्म कर दो। ऐसा नहीं है कि आप सब्सिडीज बढ़ा रहे हो, सब्सिडीज भी खत्म कर दो। इसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट पॉलिसी। कैपिटलिस्ट पॉलिसी का मतलब यह होता है कि गवर्नमेंट हैज नो रोल ऑफ बीइंग इन बिजनेस, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो गवर्नमेंट का जो है कोई रोल नहीं है, जो बिजनेसेस कर रहे हैं अपने हिसाब से करें। हम जो बेयर मिनिमम कर सकते हैं, हम टैक्सेस कम कर देंगे और सब्सिडीज पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। फिर अपरूटिंग सोशलिज्म, यही सब्सिडीज खत्म कर रहे हो तो आप सोशलिज्म को अपरूट कर रहे हो, खत्म कर रहे हो एक तरीके से। सेंट्रल बैंक को ही खत्म कर देंगे, अपने देश के सेंट्रल बैंक को खत्म कर देंगे, और तकरीबन 9 मंत्रालय ऐसे हैं, 9 मिनिस्ट्रीज दैट ही हैज स्पेसिफिकली कोटेड टू फिनिश दैट दीज आर नॉट रिक्वायर्ड। ये जो आप आदमी देख रहे हैं, यही है हावियर मिले। दिस पर्सन इज हावियर मिले एंड दिस इज द पर्सन हु प्रिंटेड हिज ओन फेस ऑन यूएस डॉलर। यूएस डॉलर पे अपना फेस छाप के इन्होंने ये चीज बोली और कैंपेनिंग करी, जिसकी वजह से आप ये समझ के चलिए लोग इतने बोर हो गए थे लेफ्ट से कि लोगों ने ये बोला कि ठीक है भाई, हम आपको इलेक्ट करते हैं, आपको एक चांस देते हैं। तो सबसे जरूरी सवाल पे आते हैं, व्हाट इज डॉलराइजेशन? डॉलराइजेशन होता क्या है? डी डॉलराइजेशन टर्म फेमस हुआ था या पॉपुलर हुआ था पिछले साल से लेके इस साल तक, जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, जिसका मतलब था जो देश रिलाय करते थे डॉलर पे ट्रेड के लिए और ट्रांजैक्शंस के लिए, अब वो देश जो है वो डॉलर का यूज धीरे धीरे कम करेंगे। तो डी डॉलराइजेशन का ऑपोजिट हुआ डॉलराइजेशन, वेयर कंट्रीज से कि हम अपनी करेंसी के पैरेलल एक दूसरी करेंसी इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको बोला जाता है यूएस डॉलर। यानी मेरी कंट्री में मेरी भी करेंसी चलेगी और यूएस डॉलर भी चलेगा। और दूसरा ऑप्शन यह है कि अपनी करेंसी को फेज आउट कर दो, यानी कि पूरी तरीके से हटा दो, निस्से नाबूद कर दो, और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी कंट्री में ही यूएस डॉलर चलाओ। कंट्री आपकी है लेकिन यूएस डॉलर या यूएस जो है उसकी करेंसी चल रही है, यूएसडी चल रहा है, जो कि अर्जेंटीना अडॉप्ट करने वाला है। अर्जेंटीना का पैसों खत्म हो जाएगा और सिर्फ यूएस डॉलर वहां पे चला करेगा। यह भी काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है देखना कि होगा क्या। तो इससे इनका कहने का मतलब था, इनके कई सारे लॉजिक थे इसमें, कि इसमें एक्सेसिव प्रिंटिंग जो है वो रहेगी यूएस फेड के हाथ में, फेडरल बैंक ऑफ यूएस के हाथ में। हमारे हाथ में तो है नहीं, क्योंकि यूएस डॉलर वही छाप सकते हैं। हमारे हाथ में करेंसी प्रिंटिंग नहीं है, तो इस कारण इट वुड बी लिमिटेड। तो यूएस डॉलर की सप्लाई लिमिटेड होगी, जिस वजह से हमारी करेंसी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट अप्रिशिएट की प्रॉब्लम नहीं फेस करेगी, और इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज भी चेक में होंगी। ऐसा इनका मानना है, जो हावियर मिले हैं। उसके बाद इन्होंने यह कहा कि करेंसी जो फॉरेक्स रिजर्व्स है वो भी हमारे यूएस डॉलर के रूप में ही मेंटेन होंगे, और उसको हमें कन्वर्ट करना और एक्सचेंज रेट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी वजह से इन्होंने कहा कि जब सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस यानी फेड जो है वो ही डॉलर्स को मेंटेन करेगा, वो ही रिजर्व्स मेंटेन करेगा, या वो ही प्रिंट करेगा, वो ही सब कुछ करेगा, तो हमें क्या जरूरत है इतने सारे मंत्रालय की? मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी मंत्रालय हैं, जो फॉरेक्स रिजर्व्स को कंट्रोल करते हैं, जो फॉरेक्स को कंट्रोल करते हैं, जो इकोनॉमी को आर्थिक तौर पे कंट्रोल करते हैं, उन सबकी जरूरत क्या है? वी डोंट नीड देम। तो 9 मंत्रालय खत्म कर दो। उसके साथ साथ एक चीज और बोल दी उन्होंने कि सेंट्रल बैंक को ही खत्म कर दो। मतलब कल को हम बोले आरबीआई खत्म कर दो, ऐसी बात हो, सेंट्रल बैंक की क्या जरूरत है? जब हम रिजर्व्स मेंटेन नहीं कर रहे, जब हम नोट नहीं छाप रहे, हम ये सब कुछ नहीं कर रहे, व्हाई डू वी नीड टू मेंटेन? We don't need to maintain anything. So this is something that comes as a part of dollarization,
that the president-elect has promised to eliminate Argentina's national currency peso, replace it with US dollar, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा by breaking the feedback link between rising prices and rising money supply. तो ये हो ही नहीं पाएगा, मनी सप्लाई राइज कर ही नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन कि बॉस यूएस फेड छाप रहा है, आपके हाथ में तो है नहीं. रिस्टोर ट्रस्ट अमंग सिटीजंस, ऑटोमेटिकली लिमिटेड करेंसी होगी तो सिटीजंस भी वैल्यू करेंगे, इन्फ्लेशन भी चेक में रहेगा. They will be able to save currency instead of using it immediately due to fear of peso losing its value. ये तो fear था कि पैसों की वैल्यू खत्म हो रही हो तो पैसों आज खर्च कर दो, आज खर्च करोगे तो आज आपको एक रेट मिलेगा, कल करोगे तो उतने पैसों में वो आइटम मिलेगा नहीं. ये फियर था. अब यूएस डॉलर के साथ ये फियर नहीं रहेगा. स्ट्रेंथन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, ये इनका एक वो है कि यूएस डॉलर की वजह से मोर एंड मोर पीपल वुड वांट टू इन्वेस्ट, दिस वुड बूस्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द कंट्री. एंड देयर विल बी नो फ्री प्रिंटिंग ऑफ करेंसी. कोई पॉलिटिकल इंटरेस्ट के अनुसार फ्री प्रिंटिंग ऑफ करेंसी या प्रिंटिंग एक्सेसिव तरीके से होगी ही नहीं. इट विल नॉट हैपन. दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ डॉलराइजेशन. तो डॉलराइजेशन के बेनिफिट्स जो है उन्होंने प्रूव भी करे. तो अब सवाल ये उठता है कि क्या डॉलराइजेशन जैसी एक्टिविटी देश में किसी और देश ने अडॉप्ट करी है? हैज एनी अदर कंट्री अडॉप्टेड डॉलराइजेशन? यस. मतलब ऐसे कुछ देश हैं जिन्होंने अपनी करेंसी को यूएस डॉलर से रिप्लेस कर दिया. उन कंट्रीज में यूएस डॉलर चलता है और ये उसी के इलाके के देश हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जैसे कि इक्वाडोर. So it is a country like Ecuador. देखिए, Ecuador, Panama and El Salvador. These are fully dollarized economies. They have shown successful economic outcomes. मतलब ये करने के बाद इनके जो outcomes हैं, ये कामयाब रहे हैं. They have been successful. तो इक्वाडोर का इसमें अगर प्राइमरी एग्जांपल लिया जाए, it adopted dollar in 99 and its economy which was contracting by 7%, मतलब 7% से कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, स्लो हो रही थी. इन्फ्लेशन 67% पे था, मूव टू 4.5% ग्रोथ. मतलब 7% से 0 पे आया, फिर 4.5% पे ग्रो करा बिटवीन 2001 एंड 14. और पॉवर्टी रेट जो है वो कम होके तकरीबन 22.5% पे रह गया. आज की डेट में इससे और कम है. इन्फ्लेशन जो 67% पे था वो 4% पे आ गया. बताइए, ये हमारी कंट्री का FIT है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग अप्रोच, 2003 से 2006 तक, विच इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट. ऑब्वियस सी बात है, 99 में आपने करा, 10-15 साल के अंदर अंदर आपको इतने हेवी रिजल्ट्स देखने को मिले. फॉरेन डेट रेशो डिक्लाइन फ्रॉम 55% टू 21.5%. अब इनके ऊपर इतना उधार भी नहीं है. दे आर एबल टू रीपे द मनी बैक. तो अब आप ये देखिए, मतलब आप इफ यू ओपन योर ब्रेन एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, खुले दिमाग से सोचो तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में हो रही हैं जिसने कामयाब रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे हैं. अगर आप थोड़ी पेट्रियोटिज्म की भावना को साइड रखें और लॉजिकली सोचें तो ऑप्शन बुरा नहीं है. ये अर्जेंटीनियन इकोनॉमी ये अडॉप्ट करती है. देखने वाली बात होगी कि ये कितना अच्छा हो सकता है या कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है. तो अब सवाल ये है कि क्या ये ऑल ऑफ अ सडन हो रहा है? क्या ये इंस्टेंटली हो रहा है? नहीं. ये चीज आप ये बोल सकते हैं कि कुछ टाइम से प्लानिंग में है और ये अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट के एक्शन से दिखती है. इट हैज ट्राइड एवरी वे टू रिवाइव इट्स इकोनॉमी. हर तरीके से कोशिश कर ली. इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई, क्या हाइपर इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी जो दुनिया में शायद जिम्बाब्वे ने ही देखी है. एंड सोशलिस्ट पॉलिसीज एंड सब्सिडीज हैव स्ट्रैंगुलेटेड इट्स इकोनॉमी. बताइए, जो गवर्नमेंट सोशलिस्ट पॉलिसीज और सब्सिडीज दे रही थी वो तो हार गई, और जिस गवर्नमेंट ने मना कर दिया हम नहीं देंगे, वो गवर्नमेंट जीत गई, वो कैंडिडेट जीत गया. अर्जेंटीना ट्राइड टू रिवाइव विद मोर लोन्स फ्रॉम IMF एंड अदर इंस्टीट्यूशंस और ये नहीं कर पाया. तो अर्जेंटीना पूरी तरीके से एक फेल्ड अर्थव्यवस्था है. एक लोन को चुकाने के लिए IMF से दूसरा लोन लिया, दूसरे लोन को चुकाने के लिए IMF से तीसरा लोन लिया. इन टोटलिटी ये कहा जा रहा है कि IMF ने खास फेवर करा है अर्जेंटीना को. और IMF जो है बेचारे श्रीलंका को तो दे नहीं रहा $1 बिलियन भी, $900 मिलियन मांग रहे, वो तो दे नहीं रहे. अर्जेंटीना को आपने 15 साल में $57 बिलियन, यू हैव गिवन देम $57 बिलियन on which they have defaulted. No money has been recovered by the IMF from Argentina on the debt that they have given in the last 5 years, but that too failed to put economy back on its feet. इतना पैसा गया कहां? आपने किया क्या इतने पैसों का? आपके ऊपर इंटरेस्ट कितना हाई होगा? तो ये चीज सडन नहीं है. इतने टाइम से जो आप देख रहे हो उसके बेसिस पे जो आउटकम है वो ये है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आप इकोनॉमी को रिवाइव नहीं कर पाए, मतलब आप नहीं कर पाओगे. सो यू नीड अ डिफरेंट अप्रोच टू प्लान.
तो ये सारे के सारे एक्शंस जो हैं ये अनजस्टिफाई हो गए, और जो राइटिस्ट एक्टिविस्ट या राइटिस्ट कैंडिडेट बोल रहे हैं शायद वो कामयाब। तो व्हाट कैन बी द प्रोबेबल आउटकम? क्या डॉलराइजेशन 2023 में 21वीं सदी में कामयाब हो सकता है? Probably not, probably yes. So in this era of de-dollarization, any such move to replace peso can be counterproductive. उल्टा भी पड़ सकता है। फिर यूएस की हेजेमनी हो जाएगी, आप उन पे डिपेंडेंट रहोगे। कल को उनको अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए मनी सप्लाई कम करना हो तो उसका इंपैक्ट डायरेक्टली आप पे पड़ जाएगा। अपनी कंट्री में तो वो अपने हिसाब से संभाल लेंगे, आपकी कंट्री में अननेसेसरी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ जाएगा, डिमांड रहेगी नहीं, और मैसिव प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, पॉवर्टी शायद और बढ़ जाए। If the dollar and US debt crisis spiral out of control of US government, तो यूएस गवर्नमेंट के तो कुछ एक्शंस हैं। 2008 क्राइसिस देख लीजिए, अभी कोविड की क्राइसिस देख लीजिए, और कोई और हो सकता है, कोई और क्राइसिस हो, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट खुद 31 ट्रिलियन डॉलर के डेट में है। क्या तो वो अपने आप को संभालेगी और क्या आपको संभालेगी? So this can be counterproductive, but if this happens, I would be a silent spectator and view how this shapes up and how this comes out. So dollarization can break the back of inflation, but without active fiscal policy and fundamental policies, it would be hard to see how it functions. तो देखते हैं क्या होता है। कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं। That would be all. Thank you so much. Bye everyone. Take care and all the best.